गूंगी गुड़िया कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरीके से भारत को लीड किया और जिस तरीके से हम युद्ध जीत गए, उस वजह से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में ही इंदिरा गांधी के नाम के जलवे फैल गए। और ये उस समय की बात थी जब उस समय तो ऐसा था कि लोग इंदिरा गांधी को माँ दुर्गा का रूप कहने से भी पीछे नहीं हटते थे। सोचिए उस समय की क्या बात थी। लेकिन आज साल 1975 में आज ही के दिन, आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश को एक ऐसा डिसीजन लिया देश के लिए जो आज सबके लिए काल बनकर साबित हुआ। इमरजेंसी देश में इतनी बड़ी घटना हुई, इमरजेंसी जो 21 महीनों तक चली, 25 जून 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की। तो आखिर ये क्या इमरजेंसी के पीछे क्या कारण रहा? क्यों इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देते हुए देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी? और ये इमरजेंसी लगाने के पीछे आखिर क्या वजह रही? साल 1964 में इमरजेंसी की हिस्ट्री जानने से पहले आपको थोड़ा सा आपातकाल के बारे में जानना चाहिए कि आपातकाल होता क्या है। आपातकाल का मतलब ये होता है कि देश में पूरी तरह से इमरजेंसी लग जाती है और उसके बाद क्या होता है कि जैसे देश में सब कुछ बंद हो जाता है, न्यूज़पेपर्स और ये सब है ना, सब पे सेंसरशिप लग जाता है, रेडियो टीवी सब सरकार के कंट्रोल में ही आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है। और उसके बाद किसी को कोई बोलने की ज़्यादा आज़ादी नहीं रहती है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। देश में 3 तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी, संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है, जिसके चलते इमरजेंसी को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए इमरजेंसी 3 तरीके की होती है। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, फिर होती है राजकीय आपातकाल यानी कि स्टेट इमरजेंसी, फिर उसके बाद होता है आर्थिक आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश में कोई भारी आक्रमण हो रहा हो, देश में कभी युद्ध जैसे हालात बन जाए, या अगर देश की शांति भंग हो रही हो तो राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। और ये जितने भी इमरजेंसी लगाई जाती है ना, जितने भी इमरजेंसी लगाई जाती है इन सब में क्या होता है ना, देखिए सबसे पहले है ना प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करता है। देखिए आजकल तो इमरजेंसी के प्रावधान इतने अब हार्ड कर दिए गए हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अब ऐसा है ना कि अब बिना मतलब आप इमरजेंसी, पहले तो कैसा होता था ना कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया बस लग गई इमरजेंसी, काम खत्म। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ऐसा है कि अब पूरी कैबिनेट से आपको सलाह मशवरा करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल से इसमें डिस्कस होगा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सब जगह इसके में मेजोरिटी पे प्रूफ बहुमत मिलना चाहिए, इस चीज़ को मेजोरिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए। और उसके बाद ही फिर देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और उसके बाद इमरजेंसी लगाने के बाद भी एनएस को 3-3 महीना राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी हर 3 महीने पे बढ़ाने के लिए। तो युद्ध जैसे एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया ये। फिर दूसरा होता है राजकीय आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी। अब देखिए स्टेट इमरजेंसी तो कई बार लगाई गई है। अब जैसे पंजाब में 1980 के दशक में खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, तो उसके बाद उस समय पंजाब में इमरजेंसी लगाई गई। फिर जम्मू कश्मीर में तो देखिए धारा 370 हटने से पहले तो लगती रहती थी कभी ना कभी। तब उसके बाद क्या होता है कि इमरजेंसी तो लगती रहती थी, फिर उसके बाद फिर इमरजेंसी लगी रहती थी। अब उसके बाद होता है, अब जैसे राज्य में अगर मान लीजिए इलेक्शंस हुए, इलेक्शन होने के बाद अगर इलेक्शन में कोई बहुत बड़ी धांधली की गई है तो उस समय भी देश में आपातकाल लगाया जा सकता है कि अगर मेजोरिटी से अगर सरकार नहीं बनी है। और उसके बाद ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि अगर राज्य में कोई दिक्कत हो रखी है और जिसमें अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को एडवाइस दे रही है और राज्य सरकार अगर बात नहीं मानती है काफ़ी दिनों तक, तब एक बार केंद्र सरकार अपनी तरफ से इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है उस राज्य में। तो ये होती है राजकीय इमरजेंसी। और फिर होता है फिर उसके बाद आर्थिक इमरजेंसी, मतलब आर्थिक आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? अब जब देश में कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ी हो जाए, कोई बहुत बड़ा जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, पैसे वैसे की दिक्कत होती है, तो उस वजह से देश में फाइनेंशियली इमरजेंसी बोला जाता है। फिर इंटरनल डिस्टरबेंस, ये सारी चीज़ें बोल का हवाला देके है ना इमरजेंसी लगाई जाती है।
लेकिन साल 1975 में क्या हुआ था, 1975 में भी इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देकर ही इमरजेंसी लगाई थी कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया, इस तरीके से हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, आंतरिक अशांति भंग होना जिसको बोला जाता है। तब इंदिरा गांधी ने तो बोल के लगवा दिया, चलो ये बात तो सही है। अब लेकिन उसके बाद क्या होता है कि देखिए, अब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो अब चलिए हिस्ट्री जानते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था। देखिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, आज़ाद भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद होता क्या है, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर। अब लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद उस समय क्या होता है ना कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ जाती है और 1966 में इनकी भी डेथ हो जाती है ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री गुजर जाते हैं। तो देखिए देश उस समय काफ़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा था, बुरे वक्त से गुजर रहा था। पहली दो वॉर ने ना इकोनॉमी को खोखला कर दिया था। पहले साल 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, फिर उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई। दोनों के बीच में ऐसे लड़ाई हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए देश में जो पैसा अगर लगना है अगर इकोनॉमी के लिए, तो वो सारा खर्चा तो फिर युद्ध में ही चला गया ना, फिर इकोनॉमी में फिर कुछ होगा नहीं। अब उसके बाद देश में फिर सूखा भी पड़ने लग गया था, सूखा पड़ने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अनाज का संकट, बेरोजगारी, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब जैसे बड़े बड़े लीडर्स को इंडिया खो दे रहा था कि अब कि ऐसे में, तो उसके बाद देश को बहुत ही स्ट्रांग लीडर की ज़रूरत थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये स्ट्रांग लीडर्स की काफ़ी ज़रूरत थी। तब इसके बाद क्या हुआ, कामराज प्लान के तहत ही 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आई। अब उसके बाद प्रधानमंत्री बनकर क्या इंदिरा गांधी आई, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इंदिरा गांधी जैसी अब प्रधानमंत्री बन के आई तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी की, ऐसा नहीं है। अब देखिए अब इंदिरा गांधी, अब जैसे कांग्रेस और इनका सिंडिकेट अलग से धड़ा हुआ करता था जिसमें मोरारजी देसाई और के कामराज जैसे बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे। तो अब क्या हुआ कि अभी इंदिरा गांधी ने काफ़ी अमेंडमेंट लेके आया और काफ़ी कुछ किया संविधान के लिए। अब जैसे कई, लेकिन इंदिरा गांधी का धीरे धीरे करके क्या हुआ, क्योंकि अब इंदिरा गांधी को शुरुआत में लोग है ना समझते नहीं थे कुछ ज़्यादा, और इंदिरा गांधी भी इतना नहीं कर पाती थी। तो राम मनोहर लोहिया ने ऐसा बोल दिया था कि इंदिरा गांधी सत्ता में बैठी वो गूंगी गुड़िया है जिसके आगे पॉलिटिक्स खेलना ही मुश्किल है। आप देखिएगा अक्सर ऐसा बोला जाता है कि है ना, मतलब हर जगह ऐसा पूछा जाता है कि राजनीति में किसे गूंगी गुड़िया कहा गया है भारत की राजनीति में। तब उसके बाद क्या हुआ कि ये बात हो गई। अब उसके बाद इंदिरा गांधी ने जैसे अलग अलग डिसीजन ले लिए, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया 19 जुलाई 1969 को। अब इंदिरा गांधी की क्या स्थिति आदत हो गई थी कि है ना, इंदिरा गांधी अब जैसे कोई भी बड़ा फैसला लेती थी ना, तो उसमें इनको कोई बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे कोई सलाह लेती ही नहीं थी, कोई सलाह नहीं लेती थी। तो फिर उस वजह से क्या होता था कि अब कोई इंदिरा गांधी कोई ऐसे सलाह नहीं लेती थी, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर जैसे कोई अगर आदेश पे बोल दिया कि ये आदेश इंदिरा गांधी ने जो दिया है वो सही नहीं है, गलत है, तो अलग अलग संशोधन करके उसमें भी है ना वो कर देती थी, क्या बोलते हैं वो, उसमें भी है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसले को खारिज कर देती थी। इंदिरा गांधी को तो ऐसे था ना कि नहीं, हमको तो अपने हिसाब से ही सत्ता चलानी है चाहे जो हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, अब उन्होंने मोरारजी देसाई से कंसल्ट नहीं किया, काफ़ी मतभेद बढ़ गया। अब प्रीवी पर्स बंद करवा दी, प्रीवी पर्स बंद करवा दी। देखिए बैंकों का तो पहले ऐसा था ना कि कोई अमीर तो छोड़ दीजिए, कोई गरीब भी नहीं देख सकता था बाहर, अमीर गरीब तो मतलब बैंक के बाहर देख ही नहीं सकता था कोई जाने के लिए। तो जाने की तो बात छोड़ ही दीजिए आप कि कोई गरीब इंसान बैंक के बाहर खड़े होकर देख सकता है, अंदर भी जा सकता है, इस तरीके के हालात थे। तो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, लेकिन वो मोरारजी देसाई ने बोला था ये बैंक नेशनलाइजेशन सही नहीं है। फिर उसके बाद प्रीवी पर्स बंद करवा दी, प्रीवी पर्स जो राजा महाराजाओं को पेंशन मिलती थी। तब उसके बाद भी क्या हुआ, रॉयल फैमिलीज है ना इधर चली गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने है ना इंदिरा गांधी के फैसले को गलत बता दिया कि नहीं, ये जो फैसला उन्होंने दिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत है, कि है ना आप इस तरीके से है ना राजाओं के अधिकारों को नहीं छीन सकते, जब आपने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राजाओं को प्रीवी पर्स दी जाएगी। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना जैसे ये सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद जैसे देश में अभी काफ़ी कुछ हुआ।
अब उसके बाद क्या हुआ कि अब सबसे बड़ी जीत इंदिरा गांधी ने भारत को 1971 में जब हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंदिरा गांधी ने जो भारत को जिस तरीके से जीत दिलवाई, पूरे उसकी दुनिया में चर्चे फैलने लग गए। यूएसएसआर से इंडिया के रिलेशन अच्छे हो रहे थे, इस वजह से ऑयल क्राइसिस बोला था इंदिरा गांधी ने, काफ़ी कुछ हो गया था। तो उसके बाद भी क्या हुआ था, फिर उसके बाद एक मेन रीज़न और था इमरजेंसी का, केशवी नंदा भारती केस। अब देखिए केरल में क्या हुआ था ना, वहाँ की सरकार ने क्या किया था, एक आदेश लागू कर दिया था जिसके तहत क्या हुआ था कि वहाँ के जितने भी मठ है ना, पूरे देश में सारे मठों की है ना सरकार रखवाली करेगी। मतलब उनपे सरकार का को है ना, जो भी अगर धार्मिक गतिविधियां हो रही है देश में, उसको है ना उसका सारा लेखा जोखा है ना सरकार को आपको देना पड़ेगा। इस तरीके की बात इस केशवी नंदा इसमें बोली गई थी। अब जो जो केरल के एक मठ के जो वो थे पुजारी थे केशवी नंदा भारती, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए बताया कि नहीं ऐसे होना चाहिए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने ये सब हवाला दे दिया इस बात का, तो सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, फंडामेंटल राइट्स बोला कि है ना ये तो इंसान का फंडामेंटल राइट है कि है ना वो अपने हिसाब से किसको कौन सा रिलीजन में मतलब क्या धार्मिक गतिविधि करना चाहता है वो उसके ऊपर है। लेकिन इससे इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा। अब 1973 में क्या हो गया, देश में छिड़ गया नवनिर्माण आंदोलन। ये सबसे बड़ा। अब देखिए गुजरात में, देखिए अपने देश में मैं आपको बता दूं एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जो छात्र आंदोलन हुए ना, यूथ ने सबसे ज्यादा है ना देश को है ना बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो आजादी की लड़ाई में अगर कुछ करना हो उसके लिए हो, जैसे खुदीराम बोस जैसे जो युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उनके जैसे हो, चाहे वो जेपी आंदोलन हो या ऐसे भी कोई भी आंदोलन हो, सब जगह यूथ का ही सबसे पहले हाथ रहा है। अगर आज भी अगर देखिए, अगर मान लीजिए अगर 2025 में भी अगर कोई बहुत बड़ा अगर सरकार ऐसा डिसीजन ले और अगर सरकार गिरानी हो, अगर कोई छात्र आंदोलन छिड़ जाए ना, तो हो सकता है कि देश में सरकार गिर भी सकती है। खैर वो अलग टॉपिक है, अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब उसके बाद देखिए अब क्या होता है कि है ना गुजरात में उस समय क्या हुआ था कि जो अहमदाबाद का एलटी इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स ने है ना प्रोटेस्ट कर दिया, हड़ताल कर दी हॉस्टल फीस को लेके कि हॉस्टल फीस ज़्यादा बढ़ गई है, इस चीज़ को लेके उन्होंने स्ट्राइक पे चले गए वो लोग। अब इसके बाद क्या हुआ, मोरारजी देसाई इसमें मेन थे। मोरारजी देसाई तो एकदम इनडेफिनेट फास्ट पे बैठ गए कि नहीं, ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है ना वो बिल्कुल सही है, ये कोई गलत नहीं है। तब इसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, मोरारजी देसाई भी इस फास्ट पे बैठ गए। अब उस समय क्या हुआ कि जो उस समय गुजरात में सीएम थे चिमन भाई पटेल का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया। अब चिमन भाई पटेल ने कोई घोटाला कर दिया, उसके बाद तो ऐसे प्रोटेस्ट होने लग गए, इंदिरा गांधी की इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो, गुजरात में इलेक्शन कराओ, नव निर्माण आंदोलन पूरा एक तरह से खड़ा हो गया, पूरे बड़े लेवल पे सब जगह चल गया और है ना इस्तीफा। और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि है ना एक के बाद एक एमएलए ने इस्तीफा दे दिया, चिमन भाई पटेल को रिजाइन करना पड़ गया उस समय। सोचिए, और वैसे भी करना ही पड़ता है। अरे अच्छा लगता है क्या कि है ना आज कोई है ना लीडर अगर किसी के ऊपर करप्शन का इतना आरोप लगा हुआ है और उसके बाद वो है ना उसके बाद भी वो सत्ता में बैठा हुआ है, तो ऐसे में अच्छा थोड़ी ना लगेगा, देश को तो और नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे, और उस समय तो क्या हुआ कि स्थिति ऐसी हो गई, इंदिरा गांधी को है ना प्रेशर में आके है ना चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त करना पड़ गया उस समय। सोचिए इस तरीके से, और वापस से इलेक्शंस कराए गए गुजरात में। अब जैसे ही जो गुजरात में इलेक्शन कराए गए, अब जो गुजरात में इलेक्शन हुए उसके बाद से तो जनता मोर्चा आगे खड़ा हो गया। जो जनता पार्टी थी ना आगे बनी थी, वो पूरा जीत गया वहां पे गुजरात में और उनकी सरकार आ गई। ये सबसे बड़ी बात सोचिए। अब इसके बाद होता है बिहार का आंदोलन। अब बिहार में क्या होता है कि वो अब जैसी पूरे एक देखिए रेवोल्यूशन का क्या होता है ना कि बस एक तरह से है ना कोई चिंगारी भड़कनी चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना, कोई ऐसे रीजन होता है बेसिकली कि है ना लोगों में कि है ना चलो सरकार ने ये चीज़ अच्छी नहीं की है, इसके खिलाफ वो क्या करते हैं कि है ना अब जैसे आजकल के टाइम पे तो क्या हो गया कि सोशल मीडिया आ गया है,
तो है ना सोशल मीडिया के माध्यम से है ना चीज़ें लोगों को भड़काया भी जाता है। अगर प्रोटेस्ट करना हो या कोई भी चीज़ हो तो सोशल मीडिया पे है ना लोगों को इस चीज़ के लिए भड़काया जाता है कि देखो सरकार तुम्हारे साथ इस तरीके से भेदभाव कर रही है, ये वो इस तरीके की बातें बोली जाती है। उस समय तो था नहीं, लेकिन अब ये गुजरात की बारी, फिर गुजरात का जैसे ये हुआ, अब उसके बाद हो गया बिहार का आंदोलन। बिहार में जेपी मूवमेंट। अब गुजरात के जो चीफ, अब उन्होंने बोला गुजरात की बारी हमारी बारी, गुजरात की जीत बिहार वालों की, ऐसा कुछ तो क्या उन्होंने स्लोगन दिया था। एक्चुअली वो मेरे को याद नहीं है कि क्या था, लेकिन ऐसे उन्होंने भी एक स्लोगन दिया था इस चीज़ को लेके, और वो भी आंदोलन करने बैठ गए थे। अब उसके बाद क्या होता है, फिर एक और सबसे बड़ा रीज़न था रेलवे स्ट्राइक। देखिए जो रेलवे स्ट्राइक थी, देखिए अब रेलवे ही अगर हड़ताल पे चली जाए, आज रेलवे इंडिया की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। आज देश के 137 करोड़ लोग है ना रेलवे से ही ट्रेवल करते हैं हर जगह, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा काम आती है। अब उस समय क्या होता था कि है ना रेलवे वालों के साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था कि है ना उनको आते जाते समय कोई सुविधा नहीं देना, 24 घंटे पूरा उनसे काम करवाना, और उसके बाद काम उनसे 24 घंटे काम करवाना, और उसके बाद जैसे उनको सैलरी भी नहीं देना। खैर आज तो देखिए रेलवे वालों की सैलरी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है, उस समय लेकिन ऐसा नहीं था। तब उस वजह से क्या हुआ कि है ना रेलवे भी स्ट्राइक पे चला गया। रेलवे जब स्ट्राइक पे गया, अब जो रेलवे स्ट्राइक हुआ ये सबसे खतरनाक, इसमें भी इंदिरा गांधी ने ब्रूटल क्रैकडाउन करके इस स्ट्राइक को खत्म कराया। 8 मई 1974 से लेके 29 मई 1974 तक, ये पूरे पूरे 3 हफ्ता ये स्ट्राइक चली है, सब हड़ताल पे बैठ गए थे, पूरी ट्रेनें बंद हो गई देश में। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें हुई, अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, अब उसके बाद जैसे क्या हुआ कि अब देखिए अब रेलवे स्ट्राइक हो गई, इंदिरा गांधी ने इसको भी क्रैकडाउन किया। फिर उसके बाद आता है जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट भी है ना देखिए, और आज भी ये जो बिहार के जितने भी, आज भी बिहार में जो जितने नेता हैं ना, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, फिर जो और भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, सुशील मोदी, ये सब है ना जयप्रकाश नारायण के लिफाफे से ही निकले, समझ लीजिए। ये जेपी आंदोलन से ही सब उभरे थे। अब देखिए जयप्रकाश नारायण के बारे में तो सब बोलते कि उन्होंने ऐसा किया था, देश में अच्छा होना चाहिए, पर आज के टाइम पे ऐसा है ना कि कोई करना नहीं चाहता है कोई चीज़, ये वाली बात है। तब ये जेपी मूवमेंट हो गया सबसे बड़ा। अब जेपी मूवमेंट, अब देखिए बिहार में भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही थी। अब बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर के घर पे है ना लोगों ने आग लगा दी, तोड़ फोड़ करनी चालू कर दी। अब उसके बाद फिर है ना कुछ लीडर्स तो उनके पास आए थे, जेपी के पास, उन्होंने बोला, तो जेपी ने एक शर्त रख दी, उन्होंने बोला बस हिंसा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ अगर ये हिंसा हुई तो मैं ये आंदोलन पूरा का पूरा वापस ले लूंगा। जेपी ने एकदम साफ साफ बोल दिया था। वो तो युवा लोग भी मान गए, उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उन्होंने मान लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद अब उन्होंने मान लिया, जेपी मूवमेंट काफ़ी बड़े पैमाने पर चला बिहार में। फिर उसके बाद क्या होता है, 1975 में जो 12 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, वो सबसे बड़ा रीज़न बना इमरजेंसी का। राजनारायण हार गए, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी में। अब उसके बाद क्या हुआ था देखिए, उसके बाद क्या हुआ देखिए, साल 1971 में इलेक्शन हुए। देखिए पूरी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं समझेंगे क्योंकि अब अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब 27 दिसंबर 1970 को क्या हुआ कि जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, अपने तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी, इंदिरा गांधी को उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पे देश में लोकसभा को भंग कर दिया था उस समय की। देखिए 1972 में, और उस समय लोकसभा राज्यसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे उससे पहले, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मार्च 1971 में इलेक्शंस कराने का फैसला किया गया, और पहली बार ही है ना इलेक्शन में फैसले लिए गए। अब इंदिरा गांधी की तरफ से, इंदिरा गांधी इधर से लड़ रही थी और उस समय सोशलिस्ट पार्टी के लीडर विपक्ष में लड़ रहे थे, अपोजिशन कैंडिडेट थे वो लड़ रहे थे, वो थे राजनारायण। तो दोनों के बीच में यहाँ पे ये टसल चल रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब राजनारायण चुनाव हार गए। राजनारायण चुनाव तो हार गए, तब वो इलेक्शन हार गए, उसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए चुनाव हारने के बाद। और 24 अप्रैल
1971 को इलाहाबाद में ये मामला पहुंचा। इलाहाबाद के हाईकोर्ट में ये पूरा केस फाइल किया और उन्होंने 8 गंभीर आरोप लगाए थे। 8 गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने ये सारे गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद क्या हुआ कि अब देश में जो भी उन्होंने आरोप लगाया उनमें पहला क्या था, इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस, मतलब चुनावों में काफ़ी धोखाधड़ी करना। फिर उसके बाद जो उनके जो लीडर थे यशपाल कपूर, उनको मदद दे दी गई, उनकी मदद लेके 50,000 रुपया उनको रिश्वत के तौर पर दिया गया था। फिर एक और आरोप क्या, जिससे आजकल डमी कैंडिडेट भी बोला जाता है जिसको। अब उसके बाद क्या हुआ था, एक और आरोप क्या लगा था, जिसमें ये बोला गया था कि जो इलेक्शन है, एक और क्या आरोप लगा था इसमें, देखिए एक आरोप सबसे बड़ा इसमें ये भी लगा था कि जो इसमें ये इलेक्शन मैल प्रैक्टिस इसका हो गया। और एक और आरोप ये लगा था कि है ना, चुनावों से पहले लोगों को है ना कंबल, शराब, ये सारी चीजें बांटी गई थी। देखिए आज के टाइम पे तो कैसा होता है ना कि इलेक्शंस होते तो कैसे लोगों को पैसा बांटा जाता है कितना सारा, और इसके बाद है ना काफी कुछ बोला जाता है कि हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे, किसानों को बोला जाता है लुभाने के लिए, वोट के लिए। तो इस तरह की बातें हुई थी। फिर है ना मतदाताओं को लुभाया गया, फिर उनको घर से लाने और छोड़ने की व्यवस्था करना, फिर चुनावी मशीनी तंत्र का दुरुपयोग करना, सरकारी मशीनरी का, फिर उसके बाद वायुसेना का इस्तेमाल करना युद्ध में, ये सारे आरोप लगाए गए थे। एक तरफ तो है ना, ऐसा सुनने में तो ये भी आता है कि एक तरफ तो मुर्गी चुराने तक का आरोप लगा दिया था। खैर वो सही है कि नहीं, उसमें कोई ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं बात करेंगे, वो सही भी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन कि ऐसा हुआ था। फिर एक आरोप तो यहाँ पे भी ये भी था कि है ना, ये जो आरोप लगाया गया था ना, उसमें एक और आरोप ये लगाया गया था, यहाँ पे राजनारायण अपनी याचिका में है ना एक और आरोप जोड़ना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ने के लिए है ना बैलेट पेपर, वो जो केमिकल वाले बैलेट पेपर का यूज किया, ये वाला भी आरोप लगाना चाहते थे। लेकिन जो उनके राजनारायण के जो वकील थे शांति भूषण, उनके कहने पे उन्होंने इसको खारिज कर दिया था कि जाने दो, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने इस चीज को लेके संज्ञान भी लिया था, बाद में इस पे सुनवाई हुई थी और इस पे एक्शन लिया था हाई कोर्ट ने। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए ये सारे आरोप लगाए गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये सारे आरोप तो लगा दिए गए, काफी कुछ हुआ। और शांति भूषण का आपको एक और बात बता दूं, ये राजनारायण की तरफ से केस लड़ रहे थे। आगे चल के यही आगे इमरजेंसी के बाद भारत के कानून मंत्री भी बने। तो अब देखिए हो सकता है कि उनको भी इसका इनाम मिला हो। तब उसके बाद क्या होता है, 12 जून 1975 को ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये आपको अगर जानकर हैरानी होगी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट की जो कॉपी है ना, वो कॉपी तो कहीं मिलने भी नहीं वाली। आप कितना ही रिसर्च कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, कितनी सारी किताबें भी पढ़ लो, कई वीडियोस देख लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट था, इसको तो पब्लिक डोमेन से ही गायब कर दिया गया। सोचिए, इंदिरा गांधी मतलब सत्ता की इतना इसको लालच था, इतना लालच था, मतलब पब्लिक डोमेन से गायब कर दिया ये जजमेंट को कि नहीं, उनके खिलाफ फैसला अगर लोगों को पता चल गया तो उनकी इमेज खराब होगी। अब देखिए मतलब ये तो वही वाली बात है कि है ना, आप कोई गलत काम कर रहे हो और है ना छुपाना वो लोगों से, तो है ना वो पब्लिक डोमेन से सारी चीजें गायब कर दो। लेकिन क्या लगता है, क्या लोगों को बाद में पता नहीं चलेगा इस बारे में? सब कुछ पता चल जाता है लोगों को भी। तो देखिए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखिए क्या बोला। जो उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने सुनवाई की थी और जिन्होंने फैसला सुनाया था, वो जस्टिस थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। जगमोहन लाल सिन्हा ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के पे जो आरोप लगाया गया वो बिल्कुल सही है। इसी वक्त उन्हें इंदिरा गांधी है ना कोई इलेक्शन कैंपेन में नहीं खड़ी हो सकती, न कोई है ना इलेक्शन आगे लड़ सकती है, न उन्हें कोई है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती है। मतलब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसे हो गया था कि है ना इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती वो। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, अब इंदिरा गांधी को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चीज और की कि 20 दिन के बाद है ना वो फैसले, इसमें है ना जो इस फैसले पे 20 दिन का स्टे भी दे दिया कि है ना इंदिरा गांधी अभी इस्तीफा दे देती है जब तक है ना कांग्रेस पार्टी अपने इलेक्शंस का, मतलब अपने नेता का चुनाव कर सकती है कांग्रेस पार्टी।
क्योंकि ये 20 दिन का स्टे देना सबसे बड़ा कारण बन गया इमरजेंसी का, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तब तक अपने बेटे संजय गांधी के साथ है ना ये रणनीति बना ली थी इस चीज को लेके। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, हालांकि है ना चीफ जस्टिस को भी है ना उन्होंने रोकने की काफी कोशिश की थी। सीआईडी के अधिकारी है ना उनके सेक्रेटरी मुन्ना लाई के घर पे जाके बैठ गए कि क्या फैसला लिखा है टाइप करके दो। इंदिरा गांधी तो एकदम पहले से ही पीछे पड़ गई थी कि एक रात पहले से ही फैसला बताओ उनको, लेकिन जस्टिस ने उनको साफ मना कर दिया था। और उन्होंने आखिरी का फैसला तो उन्होंने आखिरी की बातें तो अपने हाथ से लिखी कुछ चीजें। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी बातें हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 22 जून को है ना जेपी दिल्ली आने वाले थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की रैली होने वाली थी। अब जेपी की रैली जब हो रही थी तो उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने पटना से दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स कैंसिल करवा दी। अब उस समय ज़्यादा जहाज होते नहीं थे। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया ना कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर अपील कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि है ना जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो 24 जून 1975 की शाम को 4 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और ये फैसले को रेडियो पे प्रसारित भी किया गया, ऑल इंडिया रेडियो पे। और फैसले में बोला गया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती है, लेकिन अभी 6 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगी वो। उनको इस तरीके की बात बोली गई। लेकिन इंदिरा गांधी को मालूम था, देखिए इंदिरा गांधी को कायदे से तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा दिया ही नहीं उन्होंने। अब जो उस समय क्या हुआ था कि अब जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 25 जून को उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई अपने मंत्रिमंडल की और उनसे सलाह मशवरा किया। अब ऐसा बोला जाता है कि बैठक के बीच में संजय गांधी की एंट्री हुई और संजय गांधी इंदिरा गांधी को एक कोने में लेके गए और ले जाके उन्होंने बोल दिया कि देखिए इतनी अपनी माँ को लेके गए और बोला कि इतनी सालों की जो मेहनत के बाद है ना और किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और ऐसा बोला जाता है कि संजय गांधी ने है ना इंदिरा गांधी को इमरजेंसी का आइडिया दिया था कि लगा दो आपातकाल पूरे देश में, जब पता चलेगा सारे लोगों को। तो सोचिए संजय गांधी इस तरीके से कर रहे थे। अब उसके बाद 25 जून को जेपी दिल्ली आए। अब जेपी को देखने के लिए पूरा दिल्ली आ गया रामलीला मैदान में। सोचिए 2 लाख से ज्यादा लोग जेपी की रैली में आए थे। और यहाँ पे जेपी ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है से ही शुरुआत करी थी। अब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था इसमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि है ना उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, कुछ किया नहीं। अब उनको बिना बिना लोगों को चेतावनी दिए, बिना मंत्रिमंडल को आदेश दिए कि रात 11 बजे के 25 जून 1975 को रात में 11:15 मिडनाइट में है ना राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के पेपर पे साइन करवा लिया। अब देखिए उस समय का तो है ना बहुत बड़ा कार्टून भी छपा था कि जो है ना जिसमें है ना फखरुद्दीन अली अहमद को बाथटब में नहाते हुए दिखाया गया है। और है ना जिस तरीके से उनसे है ना इमरजेंसी पे है ना हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, ये बोला गया था, ये सब किया गया था। और उसके बाद बोला था कि मतलब ये कार्टून काफी उस समय चला था, ये बहुत फेमस हुआ था, एक अखबार ने ये कार्टून छापा था न्यूज़पेपर में। अब सबसे बड़ी बात देखिए क्या हुआ कि अब उन्होंने क्या किया कि है ना 12 बजे साइन करवा लिए और उनके बाद एक भाषण तैयार किया। भाषण की 3 बजे तक रिहर्सल की, प्रैक्टिस की, 3 बजे सोई और 3 बजे के बाद सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट की मीटिंग में किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और उन्होंने जाके बोल दिया कि है ना इमरजेंसी लग चुकी है। और क्वेश्चन आवर जो होता है ना प्रश्नकाल, उस पर रोक लगा दी। कोई कुछ नहीं कर पाया उस समय, स्थिति ऐसी बन गई। सुबह दूसरे दिन जब लोगों की आंखें खुली, सब आंखें तो खुली की खुली रह गई, लोगों को ही पता नहीं चला कि है ना उनके फंडामेंटल राइट्स ही गायब हो गए। सुबह 7 बजे और तुरंत में मीटिंग की और मीटिंग के बाद में वो ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस चली गई और रेडियो से उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब जैसी इमरजेंसी लगाई गई, अब देश में काफी कुछ हो गया। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 25 जून की रात से ही है ना नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जो इमरजेंसी के लिए मीटिंग हुई थी, मीटिंग में बोल दिया गया कि जेंटलमैन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, जेपी, मुरारजी भाई और बाकी सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया इस बात पे, कर भी नहीं सकता था। इंदिरा गांधी ने क्या हुआ, प्रश्नकाल पे ही रोक लगा दी। उस समय प्रश्नकाल पे रोक लगा दी। और उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए
प्रश्नकाल क्या होता है पहले तो ये समझिए। जब देखिए, जब दरअसल क्या होता है कि अब जैसे लोकसभा में अगर कोई कार्यवाही चल रही होती है, कोई दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में अगर जैसे कोई कार्यवाही चल रही हो, तो उस कार्यवाही के दौरान दोनों सदनों में है ना, कोई भी विपक्ष के नेता या कोई भी है ना, किसी से कोई प्रश्न पूछ सकता है, जिसको प्रश्नकाल कहते हैं। क्वेश्चन आवर इंग्लिश में बोला जाता है इसको। तब उस समय इंदिरा गांधी को तो प्रश्न पूछना तक बर्दाश्त नहीं था, तो उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे GS ढिल्लों, वो भी है ना चुपचाप बैठे रहे। लोकसभा अध्यक्ष भी अगर चाहते ना तो है ना, वो भी मना कर सकते, वो भी है ना इस चीज को रोक सकते थे। और मेन तो सबसे बड़ी गलती इसमें राष्ट्रपति की ही रही है। राष्ट्रपति के सचिव ने उनको बोला था कि है ना, कैबिनेट से कोई भी अध्यादेश पास हुए बिना हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। अब देखिए, उनके सचिव ने उनको पहले से आगाह कर दिया था कि ऐसे मत करिए, ऐसे साइन मत करिए। अब देखिए, अब लेकिन उन्होंने, अगर राष्ट्रपति भी अगर चाहते ना, तो इंदिरा गांधी को मना कर सकते थे और आदेश को दे सकते थे कि नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि है ना, कुछ दिनों के लिए तो ये आपातकाल टल सकता था, या तो हो सकता है कि ना भी लगता। अब वो देखिए, वो होता, लगता, नहीं लगता, क्या होता, वो बात की बात है। लेकिन प्रेसिडेंट भी अगर चाहते तो रोक सकते थे। आज सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि है ना, फखरुद्दीन अली अहमद को कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि है ना, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, और वो साइन कर दिया और चले गए वो तुरंत में। कोई न उनसे पूछा, न कुछ किया। अब मजबूरी को तो उनके इस बयान से भी समझा जा सकता है कि है ना, एक बार क्या हुआ था कि कुछ लोग तो है ना, संजय गांधी की शिकायत लेके राष्ट्रपति के पास पहुंचे। राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि ये लड़का कांग्रेस का बंटाधार कर देगा, मतलब संजय गांधी के बारे में ऐसा बोला कि आप लोग मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप लोग को अगर ज्यादा कुछ अगर शिकायत है तो आप सीधे 1 नंबर सफदरजंग रोड चले जाइए। एक सफदरजंग रोड उस समय इंदिरा गांधी का घर हुआ करता था। प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं, प्रधानमंत्री के घर से उस समय देश चलता था। सोचिए, मतलब प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी और संजय गांधी सब करा रहे थे। और काफी कुछ भुगता लोगों ने, जबरदस्ती लोग, मास स्टेरिलाइजेशन, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, जो जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवाना। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, क्योंकि संजय गांधी ने पहले बोल दिया था कि, संजय गांधी ने ही आइडिया दिया था, क्योंकि संजय गांधी को भी ऐसे था कि प्राण जाए पर गद्दी ना जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि मास स्टेरिलाइजेशन करवाया। फिर है ना, लोगों को है ना, जगह जगह पे, जैसे जो जामा मस्जिद के इधर का एरिया है, तो उनके खिलाफ है ना, लोगों को प्रेस सेंसरशिप लगा दिया। रेडियो में है ना, नारे दिए गए थे कि रेडियो में है ना, जो समाचार गवर्नमेंट बोलती थी वही बोला जाता था रेडियो में भी। सब जगह यही सारी चीजें होती थी। अब उसके बाद ये सब चीजें हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजों के बाद अब जैसे अखबारों की बिजली काट दी गई जानबूझ के, जिस दिन इमरजेंसी लगी, ताकि है ना दूसरे दिन है ना, कोई भी अखबार इस खबर को छाप ना पाए। सोचिए, इन लोग को है ना, देश को भी नहीं बताना था कि है ना, हमने इमरजेंसी लगा दी है। अब ऐसे ये इतना इन लोग को सत्ता का लालच था। तो अखबारों पे, हालांकि बहुत सारे अखबार ऐसे थे जिन्होंने है ना, इस चीज का विरोध किया था कि है ना, इमरजेंसी लगना सही नहीं है, इमरजेंसी लगना गलत है। हालांकि बहुत से इमरजेंसी के सपोर्ट में भी आ गए थे कि नहीं, इमरजेंसी लगना चाहिए। खुशवंत सिंह ने भी है ना, इमरजेंसी का सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था कि इमरजेंसी जो लगाई गई है भारत में, वो सही है, वो कोई गलत नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने तो एक इस पे किताब भी लिखी है, वाई आई सपोर्टेड इमरजेंसी। खुशवंत सिंह ने ये बुक लिखी थी और इसमें बताया था कि उन्होंने इमरजेंसी को क्यों सपोर्ट किया था। तब देखिए, काफी लोगों ने इसका समर्थन भी किया। और कुछ अखबार ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। ये भी बता दें, देखिए उस समय क्या हुआ था, मशहूर फिल्म अभिनेता देवानंद भी नहीं झुके थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। किशोर कुमार भी नहीं झुके थे। किशोर कुमार के गानों को ही है ना, ऑल इंडिया रेडियो पे सुनने पे बैन कर दिया गया 1.5 साल के लिए। उस समय इतना उनसे नाराजगी हो गई थी। फिल्मी स्क्रिप्ट के लिए भी बहुत बड़ा ये था इसमें। शोले मूवी रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 को। शोले के क्लाइमेक्स में चेंज करना पड़ा। फिर गुलजार की एक और फिल्म आई थी आंधी, उसको भी है ना, क्लाइमेक्स में बदल दिया, अलग उसमें कर दिया गया। उसके भी क्लाइमेक्स में चेंजेस करने पड़े। फिर एक और फिल्म आई थी धर्मवीर बनी तो थी, इसके बाद 5 महीने लग गए थे इसको रिलीज होने में।
तब उसके बाद क्या हुआ था कि अब उसके बाद एक और फिल्म थी। अब क्योंकि धर्मवीर में तो ऐसा था ना कि जहाँ पे जनता शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, तो वो जनता शब्द का यूज करने का मतलब था जेपी, जनता का मतलब होता है जेपी। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने जनता शब्द का इस्तेमाल करना मतलब, तो जनता की जगह प्रजा की का इस्तेमाल, प्रजा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया इसमें। अब उसके बाद ऐसे करके सारी चीजें हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, उस समय अमृत नाहटा की एक फिल्म और आई थी जिसको बोला गया था, एक और फिल्म बनी थी नसबंदी, नसबंदी नाम से भी एक फिल्म बनी थी, उसमें को भी रिलीज नहीं होने दिया गया। कई लोगों को इमरजेंसी में, कई फिल्म डायरेक्टर्स को बोला गया कि इमरजेंसी के सपोर्ट में फिल्म बनाओ, उन्होंने मना कर दिया तो उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसे करके फिल्मों ने भी इसका खामियाजा भुगता, काफी लोगों ने इसका खामियाजा भुगता, आम लोगों पे बड़े बड़े मुकदमे चलाए गए। अब देखिए नसबंदी तो जबरदस्ती 10 से 15 साल के बच्चों की भी करवाई गई थी। भाई संजय गांधी का ऐसा था, तुमको नहीं करवानी है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम तो करा के रहेंगे। तो ऐसे करके जामा मस्जिद का एरिया पूरा, अब वो जामा मस्जिद के बाद कई सारे स्लम्स थे, अब उनको है ना, उनको अच्छे से उनका नवीनीकरण करने के लिए संजय गांधी ने बहुत बड़ा प्लान लागू कर दिया। अब जो उन्होंने प्लान लागू किया, उसके तहत संजय गांधी ने क्या किया, अब लोग वहां पे अब झोपड़पट्टी के बाहर रहते थे। अब देखिए झोपड़पट्टी पे जो लोग रहते थे, अब पावर तो इंदिरा गांधी और इन लोग के पास में ही रहेगी ना। अब तो उसके बाद क्या हुआ, क्रैकडाउन हुआ वहां पे भी, जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सब जगह या तो क्रैकडाउन हो रहा था, भयंकर ब्रूटल क्रैकडाउन किया जा रहा था, या तो है ना लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। इस तरीके की बातें हो गई, इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो सोचिए इमरजेंसी देश के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि इमरजेंसी 1976 में इलेक्शन हो रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट से भी है ना इंदिरा गांधी ने है ना न्यायपालिका का अधिकार छीन लिया था कि है ना न्यायपालिका को संविधान नहीं बनाना चाहिए, मतलब न्यायपालिका से भी इमरजेंसी पे सुनवाई का अधिकार छीन लिया। सरकार ने जो इंदिरा गांधी ने जो चुनावों में धांधली की है उसके भी आरोप के लिए है ना सुप्रीम कोर्ट में अलग कमेटी चल रही थी, उस पर भी केस चल रहा था, तो वो भी इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि उस पर भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी है ना अलग संशोधन किए। तो 39 से 43 संशोधन बन ले आई थी इंदिरा गांधी। 42वां संशोधन बोला गया था, 42वां संशोधन लागू कर दिया गया 1976 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए 42वां संशोधन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ था, बाबू जगजीवन राम ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि विपक्ष लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है। सोचिए विपक्ष मतलब इंदिरा गांधी नहीं, अपोजिशन डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है। उस समय तो डेमोक्रेसी है ना पिंजरे में बंद तोते के समान ही रह गई थी एक तरह से, सोचिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने ये सारी चीजें की। अब काफी कुछ चल रहा था, संजय गांधी भी है ना इस तरीके की चीजें दिखा रहे थे, पूरा देश इधर गुस्से में था। संजय गांधी भी है ना इस तरह से अलग अलग फिल्मी कॉन्सर्ट्स करवा के है ना दिखा रहे थे लोगों को कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इस तरीके का माहौल बना रहे थे। अब उसके बाद ऐसी ऐसी भी घटनाएं हो रही थी। लेकिन अब 1977 आते आते क्या हुआ कि अब देखिए 1977 आते आते अब देखिए 1976 में है ना इंदिरा गांधी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को सर्वे करने को बोला कि है ना आप इमरजेंसी का सर्वे करके बताओ कि एक्चुअल में सर्वे क्या होता है, कि अब लोगों का क्या मूड है। अब इंदिरा गांधी को है ना उनके जो गुप्तचर थे उन्होंने समय समय पर गलत रिपोर्ट दे दी। 2-3 बार सर्वे कराया इंदिरा गांधी ने, बार बार इंदिरा गांधी को यही रिपोर्ट दी गई कि है ना अगर इंदिरा गांधी ने अगर कोई सत्ता में अगर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवा दिया इमरजेंसी हटा के, तो उसके बाद देश में बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी को जीत मिलेगी। तो ऐसे करके और इंदिरा गांधी क्या की और इन लोगों की बातों में आ गई। इंदिरा गांधी ने बातों में आके क्या किया था, मार्च 1977 में इमरजेंसी हटा दी थी। हालांकि संजय गांधी तो चाह रहे थे कि है ना इमरजेंसी न हटाई जाए। इवन मारुति प्रोजेक्ट भी है, मारुति प्रोजेक्ट बन लाया गया था उस समय। अब देखिए उस समय मारुति कार खरीदने को लेके काफी हो रहा था। संजय गांधी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया जिसमें मारुति सुजुकी कंपनी को बोला गया कि मारुति कार्स बनाओ और मारुति कार के प्रोडक्शन पे ज्यादा करो, ज्यादा फोकस करो। तो अब इस चीज को लेके क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें हो रही थी, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उनको बोला भी क्या कि भाई मारुति कार कौन खरीदेगा, मारुति कार से अच्छा स्कूटर बेचो ना, ये मारुति कार कोई खरीदने ही नहीं वाला अभी के टाइम पे, अभी सबको स्कूटर ही चाहिए होता है। नहीं, इंदिरा गांधी तो एकदम पुत्र मोह में इतनी पागल हो गई थी कि है ना उसके पीछे तो एकदम संजय गांधी ने जो बोला हम तो वही करेंगे। तो उन्होंने मारुति प्रोजेक्ट लगाया, इस चीज को लेके भी विवाद हुआ काफी ज्यादा।
अब उसके बाद क्या हुआ कि 1977 में इलेक्शन हो गए। अब देखिए देखिए उस समय क्या होता था ना, चाटुकारिता का जमाना था। तब उससे क्या होता है कि अब इंदिरा गांधी के गुप्तचरों ने उनको गलत रिपोर्ट दे दी कि है ना, अगर अभी वो देश में इलेक्शन करा देती है तो इसका रिजल्ट उनके पक्ष में ही आएगा। अब इंदिरा गांधी इस गलत फहमी में आ गई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा दी। इमरजेंसी हटाने के बाद क्या हुआ, इमरजेंसी जैसी हटाई गई उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी इलेक्शंस कराए गए, लेकिन इंदिरा गांधी को तो उस समय लगा था कि इंदिरा गांधी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इंदिरा गांधी, क्योंकि उस समय लोगों ने क्या किया था, लोगों ने एकदम ठान लिया था, लोगों का नारा था इंदिरा हटाओ देश बचाओ। लोगों ने ये नारा दे दिया और उस समय बोल दिया कि अब देश में इंदिरा इलेक्शन होने चाहिए। अब लोगों ने प्रॉपर पोलिंग बूथ की रखवाली की, सब किया। अब लोगों ने खूब पैसा इकट्ठा करके विपक्षी नेताओं के लिए प्रचार प्रसार किया। और इस तरीके से 21 मार्च 1977 को जब ये सारी चीज़ें हुई, और 1977 में क्या हुआ कि ऐसे करके 200 से ज़्यादा सीटें है ना जनता पार्टी को मिली। उस समय 55 सीटें ही मिली कांग्रेस को। सोचिए, जनता पार्टी प्रॉपर मेजोरिटी में आ गई और है ना प्रधानमंत्री बन गए उस समय मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इधर प्रधानमंत्री बने, लोगों ने इंदिरा गांधी को बड़ा झटका दे दिया। इस तरीके से लोगों की विदाई हो गई। लेकिन देखिए हमारे देश में तो ऐसे भी बोला जाता है कि ना, या तो लोगों की याददाश्त वैसे ही बहुत कमजोर होती है, या तो है ना लोग उनको जल्दी माफ कर देते हैं कि चलो ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। लोग इस तरह से भी कर देते हैं। तो उस समय जो आज के 50 साल पहले जो हुआ था, शायद उस समय तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ था। आजकल आप भी है ना बहुत टाइम से पहले सुनते आ रहे होंगे, कई सालों से, कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनावों में धांधली हो रही है, सरकार हमको चुनाव नहीं जीतने देती, कोई कोई नारे लगाता है कि हम छीन के ले लेंगे आज़ादी, ऐसे ऐसी बातें बोली जाती है। अब देखिए, अगर 1975 में अगर आज जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ना, आज उनको ये इमरजेंसी की हिस्ट्री के बारे में तो ज़रूर पढ़ना चाहिए कि इमरजेंसी में एक्चुअल में जब है ना लोगों के पास राइट्स नहीं थे। जब देखिए यहाँ, इससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि साल 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। तो उस समय भी देश में 13 दिन की इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन उस समय है ना किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया गया था। इस तरह से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देश में जैसी अभी इधर संविधान में सबसे पहले अलग अलग संशोधन किया, और इतना टफ कर दिया कि है ना इमरजेंसी को है ना लगाने के लिए इंदिरा गांधी को मेहनत न करनी पड़े। मतलब कोई लीडर अब ऐसे इमरजेंसी न लगाए कि है ना बिना कैबिनेट से पूछे, बिना कुछ किए है ना प्रेसिडेंट ने बोला साइन कर दिया। ऐसे करने से ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारे संशोधन लागू किए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस शाह कमीशन बैठाई गई। शाह कमीशन में जो जस्टिस शाह थे उनकी निगरानी में एक बहुत बड़ा आयोग का गठन किया गया, जिसमें इमरजेंसी के सारे प्रावधानों को बोला गया था। मतलब जिस सारे प्रावधानों को है ना वो किया गया था कि है ना देश में अब जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से लोगों के साथ जो कुछ भी किया या जिस तरह से मुकदमा चलाया गया था, उनकी सब सुनवाई की जाएगी। मारुति प्रोजेक्ट, जो फिल्मों के प्रिंट्स जला दिए गए थे उन सब को लेके। और उस समय इमरजेंसी के टाइम पे तो शोले मूवी सबसे सुपर हिट हुई थी, गब्बर सिंह का किरदार उस समय चला था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि अब उस समय गब्बर सिंह का चला था, और उस समय भी कहानी में इसमें बदलना पड़ा था इसकी कहानी को। शोले मूवी का तो ऐसा था ना कि सारे थिएटर है ना उस समय इसी से लोगों से भरे रहते थे जब ये मूवी आई थी तो। और उस समय बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने तो ये तक बोला था कि है ना जो अपोजिशन लीडर्स थे ना वो भी है ना सिनेमा हॉल में आके लोगों की भीड़ के पीछे छुप जाते थे कि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर पाए। इस तरह की सारी चीजें हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद जनता पार्टी में भी काफी मतभेद थे। वो अलग टॉपिक है, किसी दिन अपन उसकी भी बात करेंगे कि कैसे जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में 1980 तक क्या हुआ। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, इन सब के बीच में पहले दिन से नहीं बन रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ था कि काफी कुछ चल रहा था, डिस्प्यूट होने की वजह से मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। और मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही मोरारजी देसाई ने इधर रेजिग्नेशन दिया, फिर चरण सिंह आए। लेकिन 1980 में वापस से इलेक्शन हुए, और जो इलेक्शन उस समय हुए तो वही इंदिरा गांधी 3 साल बाद फिर से आ गई।
जैसे ही अब 3 साल बाद इंदिरा गांधी आई और उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद 300 से ज़्यादा वोट है ना इंदिरा गांधी के फेवर में गए और उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रॉपर मेजोरिटी से जिताया गया। सोचिए, जिस इंदिरा गांधी को लोगों ने इतनी मेहनत करके हटाया था, सत्ता से निकाला था, वही इंदिरा गांधी को लोगों ने चुन लिया कि चलो ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। और आज भी है ना कांग्रेस में वही परिवारवाद चल रहा है। पहले इंदिरा गांधी ने 4 साल राज किया, फिर उनके बेटे राजीव गांधी आए, उनके बाद उनकी वाइफ सोनिया गांधी वो कई सालों तक सुपर प्राइम मिनिस्टर रही, फिर उसके बाद आज उनके बेटे राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। और अब ऐसा बोला जाता है, अब देखिए अब कांग्रेस में तो स्थिति ऐसी हो गई, अब कोई नेता ही नहीं बचा, तो इस वजह से वो खत्म ही हो गई है एक तरह से, समझ लीजिए। तो सोचिए, उस समय भी माँ बेटा ही मिलकर सरकार चला रहे थे और आज भी माँ बेटा ही सरकार चला रहे हैं। तो मतलब इमरजेंसी कांग्रेस का ही सबसे बड़ा काला अध्याय था। और एक और बात, जब इमरजेंसी को लेके है ना कई अखबारों ने इसका समर्थन किया था, मीडिया वालों ने, तो ऐसे मीडिया के बारे में उस समय बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि जब मीडिया को झुकने के लिए कहा गया था तब तो ये लोग रेंगने लगे। ये कथन इनका बड़ा मशहूर हुआ था। ऐसे काफ़ी सारी कहानियां हैं इमरजेंसी को लेके। तो इमरजेंसी का टॉपिक तो और लंबा है, किसी दिन और अपन मतलब आप काफ़ी कुछ हुआ था, आप भी थोड़ा इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। और इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी कि है ना, जो जस्टिस शाह का मिशन बिठाया गया था उसमें भी कोई ज़्यादा इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। इंदिरा गांधी को शुरुआत में गिरफ्तार तो किया गया था लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। तो ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ। इमरजेंसी से आज भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं सीखा। तो देखिए, इमरजेंसी सबसे बड़ा, और जयप्रकाश नारायण ने इसको काला अध्याय बताया था भारत के इतिहास में। तो अब 25 जून मतलब आज से 50 साल पहले ही आज के दिन ये हुआ था। तो देखिए, इमरजेंसी लगना उस समय बहुत बड़ी बात थी। इमरजेंसी लगना भी अच्छा नहीं हुआ, राष्ट्रपति की सबसे बड़ी गलती थी। न किसी ने है ना न किसी इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में किसी ने उनसे सलाह मशवरा किया। वीसी शुक्ला को उस समय बना दिया गया आईएनबी मिनिस्टर। तो उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ किया, इमरजेंसी लग गई। तो ये था इमरजेंसी की हिस्ट्री के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। और इस वीडियो को तो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल हर बार यही सुनने में आता है कितनी बार कि लोकतंत्र खतरे में है, या जो ऐसे लोग अगर इस तरीके की बातें करते हैं उनको तो इस इमरजेंसी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए और वीडियो तो देखना ही चाहिए पूरा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।